कल हम लोगों ने एक चीज डिस्कस की थी, अगर आपको याद हो, वी स्टार्टेड फ्रॉम प्रपोजिशन। हमने प्रपोजिशन से आगाज किया था, ठीक है। प्रपोजिशन का हवाला हमने क्या बोला था कि लफ्ज प्रपोजिशन दो अल्फाज का मजमुआ है। ये करता क्या है, ये प्री और पोजीशन का बाकायदा तौर पर मजमुआ है। दो अल्फाज प्री और पोजीशन से मिलके बने, ठीक है। एक लफ्ज हो गया प्री, दूसरा लफ्ज हो गया पोजीशन। हमने कहा था असल में इसको प्रपोजिशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट से पहले आता है। इट इज प्लेस बिफोर एन ऑब्जेक्ट। इसकी प्लेसमेंट कहाँ पे होती है, ऑब्जेक्ट से पहले आती है, तो इसलिए इसको कहा जाता है प्रीपोजिशन। ठीक है भाई और बहनों, हमने कहा था कि प्रपोजिशन जो है ये क्या करता है, ये एक्चुअली में जाके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इसका रिलेशनशिप बता रहा होता है, इसको कनेक्ट कर रहा होता है वगैरह वगैरह। ये बात आपके जहन में होगा। अब भाई और बहनों, हमने फिर कहा कि जी प्रपोजिशन कंफ्यूजिंग होते हैं, और कंफ्यूजिंग का हवाला भी उठाया था कि बहुत सारी जगहों पे जो हम प्रपोजिशन देखते हैं कि असल में ये वर्ब और ऑब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन के साथ आता है। वर्ब और ऑब्जेक्ट डिसाइड करता है कि आपने कौन सा प्रपोजिशन का इस्तेमाल करना है। भाई और बहनों, जैसे आपके सामने लिखा है, ही स्टूड फॉर मी, ही स्टूड विद मी, ही स्टूड आफ्टर मी, ही स्टूड बिहाइंड मी, ही स्टूड बिफोर मी एंड ही स्टूड बिसाइड मी। एक्चुअली में जाके एक वर्ब के साथ बहुत सारे प्रपोजिशन आ सकते हैं, और उसमें जिस काम के लिए यूज हो रहा हो उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग प्रपोजिशन इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन आपको याद होगा, मैंने एक जुमला लिखा था। जुमला क्या था, जुमला था ही डाइज। हमने लिखा था कि ही डाइज डैश ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग के साथ हमने कहा था ही डाइज फ्रॉम ओवर ईटिंग आता है। लेकिन अगर आप हंगर की बात करो तो हंगर के साथ क्या आता है, हंगर के साथ आता है ही डाइज ऑफ हंगर आ रहा था, अगर आपको याद हो। भाई और बहनों, आज हम इसको बाकायदा तौर पे प्रपोजिशन इस कंफ्यूजिंग का हवाला थोड़ा सा आगे मजीद लेके जाते हैं। मजीद कैसे लेके जा रहे हैं जी, मजीद ऐसे लेके जा रहे हैं कि हम इसमें बाकायदा एक और चीज ऐड कर लेते हैं। डाई वाला जो मैंने इस्तेमाल किया आपके सामने, कि किस तरह से जाके फ्रॉम आ रहा था, डाइज फ्रॉम क्यों आ रहा था, डाइज ऑफ क्यों आ रहा था, ये सारी चीजें क्यों आ रही थी, ये वाला क्लियर कराना बड़ा लाजमी है। तो भाई और बहनों, ये आपके सामने रहा डाई। अगर आपका वर्ब डाई हो तो आप कौन कौन से प्रपोजिशंस का इस्तेमाल कर सकते हो, ये जरा चेकआउट कर लें। अगर आपका वर्ब डाई हो तो उसके साथ कौन कौन सा वर्ब इस्तेमाल हो सकता है, ये चेकआउट करें। भाई और बहनों, सबसे ज्यादा आने वाला जुमला कौन सा है, सबसे ज्यादा जो जुमला आया है वो आया है कि ही डाइज डैश कालरा। ही डाइज डैश कालरा, ये जुमला बहुत दफा आ चुका है, एक से ज्यादा पेपर्स में आ चुका है, मुख्तलिफ फेडरल के पेपर्स में। ही डाइज डैश कालरा, फेडरल हो गया, एनटीएस हो गया, इसमें बड़ा कॉमनली आया है। कॉलरा की बीमारी का नाम है, तो पॉइंट ध्यान में रखें। जब आप कॉलरा की बात करते हो कि उससे बंदा मरा, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, ऑफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये बात मुझे कैसे पता चलेगी, ये बात पता चलेगी, ये जो आपके सामने स्लाइड है, आप लोगों को स्लाइड दिख रही होगी कि जिसमें बाकायदा तौर में मेंशन है डाई वर्ड। भाई और बहनों, डाई के साथ ऑफ आ सकता है, डाई के साथ फ्रॉम आ सकता है, डाई के साथ फोर भी आ सकता है, डाई के साथ इन आ सकता है, डाई के साथ बाय आ सकता है, डाई के साथ थ्रू भी आ सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि डाई के साथ ऑफ कब आएगा। तो आपको याद होगा, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सिर्फ वर्ब डिसाइड नहीं करता, बल्कि वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी डिसाइड करेगा। वर्ब और ऑब्जेक्ट डिसाइड करेंगे कि आप लोगों ने कौन सा प्रेपोजिशन अप्लाई करना है। दो चीजें डिसाइड करती हैं। तो भाई और बहनों, ध्यान में रखो, ये जो लफ्ज गाय है ये वर्ब है, और उसके साथ हम अगर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये जो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स आप इस्तेमाल कर रहे हो, इसके मुताबिक आप ऑफ अप्लाई करोगे। डाई के साथ ऑफ कब आएगा, डाई के साथ ऑफ आएगा तब जब आप इसका ऑब्जेक्ट डिजीज उठाओगे। कोई भी डिजीज या इलनेस का नाम आ जाए, तब डिजीज लाजमी नहीं है। आप कालरा उठा लो, आप कोई और बीमारी उठा लो, मलेरिया उठा लो, कोविड-19 उठा लो, बाकायदा कैंसर उठा लो, समवन डाइज ऑफ डिजीज आएगा। भाई और बहनों, किसी भी बीमारी का नाम आ जाए, लफ्ज डाई के बाद बीमारी का नाम आ जाए, तो आपने प्रपोजिशन कौन सा अप्लाई करना है, आपने प्रपोजिशन अप्लाई करना है ऑफ। ही डाइज ऑफ कालरा, ही डाइज ऑफ कैंसर, ही डाइज ऑफ मलेरिया, ये आपने ध्यान में रखना है। तो किसी बीमारी का नाम आ जाए डाई के बाद, आपने क्या करना है, ऑफ इस्तेमाल करना है। साथ में भाई और बहनों, एक और बात ध्यान में रखिए, अगर कोई भूख से मरा है, इफ समवन डाइज ऑफ हंगर, कोई बंदा भूख से मरा है, तो भूख से मरा है क्या आएगा, डाइज ऑफ हंगर आएगा। कोई बंदा प्यास से मरा है,
ही डाइज ऑफ क्या आएगा, थर्स्ट आएगा। सो ही डाइज ऑफ थर्स्ट आ गया। कोई बंदा गम से मरा है, आपने क्या करना है, गम से कोई बंदा मरा है उसके लिए भी आपने इस्तेमाल करना है ऑफ। अगर कोई गम से मर जाए भी क्या आ रहा है, ऑफ आ रहा है। So someone dies of disease, someone dies of illness, someone dies of hunger, someone dies of thirst हो गया, and someone dies of grief हो गया। तो आपने क्या इस्तेमाल करना है, ऑफ का इस्तेमाल करना है। ये हो गया जी पहला पॉइंट। पॉइंट ध्यान में रखिए जी, असल में ऑफ ज्यादा आता है आपके पेपर में, ऑफ ज्यादा आता है, आप इस पे ज्यादा फोकस करोगे। वैसे तो इसके अलावा भी आ चुके हैं, बट ऑफ बहुत ज्यादा आता है, तो आपने ध्यान में रखना है इन सब के लिए आपने ऑफ इस्तेमाल करना है। लेकिन क्या होगा कि अगर कोई बंदा जख्म की वजह से मरा, इफ समवन डाइज ऑफ वुंड, अगर कोई बंदा जख्म से मरा है तो क्या इस्तेमाल होगा, समवन डाइज फ्रॉम अ वुंड। कोई बंदा ज्यादा खा के मरा है तो क्या आएगा, समवन डाइज ऑफ ओवर ईटिंग आएगा। भाई और बहनों ध्यान में रखो, अगर कोई ज्यादा खा के मरा है तो क्या आएगा, ना खा के मरा है ऑफ आ रहा है, ज्यादा खा के मरा है फ्रॉम आ रहा है। तो ध्यान दो, ये फिक्स प्रपोजिशंस हैं और आपके पेपर में असल में फिक्स प्रपोजिशंस ही आते हैं। मैं इनकी लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको याद करने के लिए, ताकि आप इसको याद कर सके। टास्क स्टार्ट करता हूँ, लेकिन पहले जरा लेक्चर कंप्लीट करूँ। भाई और बहनों, अगर कोई जख्म से मरा और ज्यादा खा के मरा तो फ्रॉम आ रहा है। इसी तरह से जाके अगर कोई बंदा बाकायदा तौर पे अपने आइडियल के लिए मरा, अपनी कंट्री के लिए जान दी, अपनी आइडियोलॉजी के लिए, अब यहाँ पे जहन में रखें आइडियल लिखा है, सिर्फ आइडियल लिखा है, आपके जहन में हो कोई बंदा अपनी आइडियोलॉजी के लिए जान दे दे, कोई बंदा अपनी आइडियोलॉजी के लिए जान दे दे, तो आप क्या बोलोगे, ही डाइज फॉर वंस आइडियोलॉजी, ही डाइज फॉर हिज आइडियोलॉजी, he dies for his idea, he dies for his favorite personality। अपने मुल्क के लिए जान दे दे तो आप क्या बोलोगे, he dies for his country, he can die for his state, he can die for his language, he can die for his ethnic group, someone can die for his religion, someone can die for अपने मजहब के लिए, अपने कबीले के लिए जान दे दे, अपनी जबान के लिए जान दे दे, अपने मुल्क के लिए जान दे दे, तो क्या आएगा, डाइज और आएगा। क्लियर है, यहाँ पे सिर्फ आइडियल लिखा है, तो आइडियल सिर्फ लफ्ज लाजमी नहीं है। पॉइंट में रखे कि सिर्फ लफ्ज आइडियल लाजमी नहीं है। भाई और बहनों, ये आपके जहन में होना चाहिए। आइडियल, जब लफ्ज आइडियल आ जाए तो इससे मुराद क्या है कि आपका फेवरेट पर्सनैलिटी क्यों ना हो, समवन इज योर फेवरेट पर्सनैलिटी। अगर लफ्ज कंट्री आ जाए तो जहन में रखो सिर्फ कंट्री नहीं है, आपने अपने ट्राइब के लिए जान दे दी, आपने नहीं, मैंने अपने ट्राइब के लिए जान दे दी, तो क्या आएगा, समवन डाइज फॉर हिज ट्राइब, समवन डाइज फॉर हिज लैंग्वेज, समवन डाइज फॉर हिज फैमिली। कोई बंदा अपनी खानदान के लिए जान दे दे, डाइज फॉर अ काज हो सकता है, कोई एक वजह हो उसके लिए, डाइज फॉर वंस काज, तो क्या आएगा, ही डाइज फॉर हिज काज। तो जहन में रखिए डाइज फॉर का हवाला वो इस मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकता है। वाइस क्लियर नहीं आ रही है वॉइस, चेकआउट करे जी, वॉइस क्लियर नहीं आ रही। क्लियर है, क्लियर है बच्चे, चेकआउट करें, क्लियर आ रही है वॉइस, बाकियों को क्लियर आ रही है। भाई और बहनों, अगर कोई बंदा एक्सीडेंट में मारा जाता है, इफ समवन डाइज इन एक्सीडेंट, समवन कैन डाई इन अ बैटल, अगर वो किसी बैटल में मारा जाता है, किसी वॉर में मारा जाता है, पॉइंट ध्यान में रखिए, यहाँ पे बैटल है, ये वॉर हो सकता है, ये फाइट हो सकती है, समवन कैन डाई इन अ फाइट एज वेल, समवन कैन डाई, ठीक है, ठीक है। तो बॉय जहन में रखिए भाई और बहनों, एक्सीडेंट में कोई मारा जा सकता है, जंग में मारा जा सकता है, फाइट में मारा जा सकता है, तो पॉइंट जहन में रखिए, समवन डाइज इन एक्सीडेंट, समवन डाइज इन अ बैटल, समवन डाइज इन अ वॉर, समवन डाइज इन अ फाइट। तो डाई के साथ जाके ऑब्जेक्ट में मैटर करता है। भाई और बहनों, बाय कब इस्तेमाल होगा, अगर कोई बंदा बाकायदा तौर पे उसकी उस पर वायलेंस हो, समवन डाइज बाय वायलेंस,
बाय द वायलेंस वो पीपल डिड ऑफ। वायलेंस से कोई अगर मरता है तो क्या आएगा, डाइज बाय वायलेंस आएगा। भाई और बहनों, उसके अलावा मिसाल के तौर पे कोई बंदा अपने हाथों से खुद को मारे, सुसाइड करे, ही डाइज बाय सुसाइड। अब ध्यान में रखें, आपने अखबारों में यूजुअली ड्यू टू लिखा होगा, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ देखा होगा, ड्यू टू या बिकॉज ऑफ देखा होगा। पेपर में जाके ड्यू टू अप्लाई नहीं करना, वन वर्ड प्रपोजिशन को ही कैरी करना है। आपने ध्यान में रखना है, वन वर्ड प्रपोजिशन ही उठाओगे, तो बिकॉज ऑफ वगैरह आपने अप्लाई नहीं करना। डाइज इन अ क्रैश हो गया, वो एक्सीडेंट में आ रहा है, क्रैश हो गया, एक्सीडेंट हो गया, सेम है बच्चे, इसमें इन आएगा, शाबाश। ठीक है। आजकल जैसे इंडिया में बाकायदा तौर पर जहाज गिर गया था, इन क्रैश पीपल डाई, वो तो कॉमनली जाके अखबारों में भी आया। अगर कोई बंदा निग्लिजेंस की वजह से, डॉक्टरों की गफलत से, किसी ने निग्लेक्ट किया, नजरअंदाज किया, निग्लिजेंस की वजह से जाके, गफलत की वजह से जाके फौत हुआ, तो आप क्या बोलोगे, डाई थ्रू निग्लिजेंस। वैसे बिकॉज ऑफ यूज होता है। पॉइंट ध्यान में रखें, आप पेपर में बिकॉज ऑफ का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आपने वहां पे क्या करना है, वन वर्ड अप्लाई करना है। वो वायलेंस आएगा सर, नुसरत बच्चे, वो वायलेंस है। ब्लास्फेमी के बाद बाकायदा तौर पे समवन कमिट्स ब्लास्फेमी, उसके बाद उसको वायलेंस का शिकार बनाया जाता है, तो ही डाइस। उसके लिए लिंच का वर्ड यूज हो बेटर है, उसके लिए डाई का वर्ड यूज नहीं होना चाहिए। बहन ने एक सवाल पूछा है, सुन ले। बहन ने सवाल पूछा है कि अगर कोई बंदा ब्लास्फेमी कमिट करे, उसकी जान चली जाए, यानी वो किसी की शान में गुस्ताखी कर दे, किसी नबी की शान में गुस्ताखी कर दे, किसी भी नबी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असहाबे कराम हो गए, वो बाकायदा तौर पे, सर मैंने स्टार्ट इधर से किया, डाई से स्टार्ट किया, डाई से स्टार्ट किया फरहाद साहब। टाइम पे ज्वाइन किए करे सर, लेट ज्वाइन करते हो फिर टाइम ही मेरे पास 40 मिनट है। जहन में रखे भाई और बहनों, ब्लास्फेमी का वर्ड यूज होता है किसी की शान में गुस्ताखी करना। अब वो होली पर्सनैलिटी हो, खुदा हो, या होली पर्सनैलिटी हो, या वो होली स्क्रिप्चर हो सकता है, होली बुक हो सकती है, खुदा ना खास्ता तो ब्लास्फेमी कमिट कर रहा है। ठीक है। अब ब्लास्फेमी से अगर कोई मारा जाएगा तो उस पर क्या होगी, वायलेंस होगी। तो यहाँ पे वायलेंस मौजूद है, चेकआउट करें, वायलेंस मौजूद है। लेकिन उसके लिए लफ्ज डाई के बजाय क्या यूज होगा, क्योंकि उसको मोब कत्ल कर रहा है। हमारे यहाँ होना तो कानून चाहिए, बट कत्ल कौन कर रहा है, मोब कर रहा है। मोब किसको कहते हैं, मुश्तिल ग्रुप को कहते हैं। अगर मुश्तिल ग्रुप किसी को कत्ल कर दे तो उसके लिए डाई का वर्ड नहीं आएगा, लिंच का वर्ड आएगा। तो पैरों तले रोंद ले, मार दे। प्रियंका कुमारा की एक एग्जांपल है, श्रीलंकन, बल्कि या कोयटा में भी एक एग्जांपल आपको मिलती है, वो जो मोस्ट रिसेंट एग्जांपल। उस बंदे को लिंच, उस बंदे को तो लिंच नहीं किया था जो कोयटा वाला था, गोली मार दी थी। लेकिन आपको याद होना चाहिए, जो श्रीलंकन शहरी था सियालकोट में, उस पर जो ब्लास्फेमी का इल्जाम था, तो उसको लिंच किया गया था। तो भाई और बहनों ध्यान में रखो, ये हवाला, ये डाई के साथ क्या क्या आ सकता है, डाई ऑफ भी आ सकता है, फ्रॉम भी आ सकता है, फॉर भी आ सकता है, इन भी आ सकता है, बाई भी आ सकता है, थ्रू भी आ सकता है। तो सर जिसने अभी ज्वाइन किया था, तो कह रहे थे कि मैं लेट ज्वाइन कर चुका हूँ, वो ध्यान में रखिए। मैं कह रहा हूँ कि लफ्ज डाई के साथ आप लोग कौन कौन से preposition यूज कर सकते हो, डिसाइड कौन करेगा, ऑब्जेक्ट डिसाइड करेगा। आप डाई के साथ ऑफ भी यूज कर सकते हो, फ्रॉम भी यूज करते हो सकते हो, फॉर भी, इन भी, बाय भी, थ्रू भी। वो ये ऑब्जेक्ट है। अगर बीमारी से मरा तो ऑफ इस्तेमाल करोगे, भूख से मरा तो ऑफ इस्तेमाल करोगे, प्यास से मरा तो ऑफ इस्तेमाल करोगे, गम से मरा तो ऑफ इस्तेमाल करोगे। फ्रॉम कब इस्तेमाल करोगे, वूंड से, जख्म से मरा, ज्यादा खा के मरा तो फ्रॉम आएगा। फोर कब आएगा, अगर आइडियल के लिए जान दे दे, अपने आइडियोलॉजी के लिए जान दे दे, अपनी कंट्री के लिए जान दे दे, तो क्या आएगा, फोर आएगा। डाई इन कब आएगा, डाई इन एन आएगा जब एक्सीडेंट में उसकी जान चली जाए, प्लेन क्रैश में उसकी जान चली जाए, पेट्रोल में जान चली जाए। जहन में रखिए जी, बाय कब आएगा, बाय अगर वायलेंस से अपनी उसकी जान चली जाए, तो डाई बाय वायलेंस। लिंच बताता हूं, मोब किसी को मार दे, ठीक है, डाई बाय वायलेंस, डाई बाय वंस ओन हैंड, सुसाइड। अगर नेग्लिजेंस से हुआ तो थ्रू। मैंने कहा लफ्ज लिंच जो है, LYNCH, अगर मोब, मुश्तिल ग्रो, इकट्ठा होकर किसी को कत्ल कर दे,
मार मार के कत्ल कर दे, पैरों पैरों तले रोंद ले, उसकी हड्डियां वगैरह सारी तोड़ के उसको मार दे। ठीक है भाई और बहनों, एक और बात भी ध्यान में रखना, अगर किसी पॉलिटिकल बंदे का कत्ल हो जाए तो इसको किल नहीं कहा जाता, एसेसिनेट कहा जाता है। एसेसिनेट वर्ब है, इसका नाउन क्या है? असेसिनेशन। असेसिनेट वर्ब है, नाउन क्या है? असेसिनेशन है। किसी पॉलिटिकल बंदे को मारना असेसिनेशन कहलाया जाता है, उसका कत्ल। पॉलिटिकल हो, फौजी हो, फौजी किसी से बड़े ऑफिसर की बात कर रहा हूं, तो असेसिनेट का वर्ड यूज होगा। जमाल नासिर वाज assassinated by a soldier। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी। शेख मुजीबुर रहमान वाज assassinated। होपफुली क्लियर होगा। आगे चलते भाई और बहनों, डाई के साथ कौन कौन से प्रपोजिशन आते हैं ये होपफुली क्लियर हो चुका होगा। मैं आगे जा रहा हूँ जी, कुछ और चीजें भी क्लियर करानी है, उनको भी जल्दी लिखे जाऊं, बहुत ज्यादा स्लो चल रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे जाएंगे। भाई और बहनों, एक बात ध्यान में रखें, काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन अकॉर्डिंग टू देयर यूजेज अलग है। जैसे प्रपोजिशन ऑफ टाइम वगैरह वगैरह वगैरह, तो वो अलग अलग है। ठीक है, तो सिंपल प्रपोजिशन हो गया, डबल, अच्छा ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं, ये वो प्रपोजिशन ऑफ टाइम, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस नहीं है। भाई और बहनों ध्यान में रखो, यहाँ पे जाके जो बाकायदा तौर पर मौजूद है प्रपोजिशन ऑफ टाइम, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, तो ये आपके जहन में रखें। हम मैंने वो नहीं पढ़ाना। मैंने क्या पढ़ाना है? मैंने आपको वो पढ़ाना है जो आपके पेपर ओरिएंटेड है, जो आपके पेपर में आ सकते हैं। वी हैव टू फोकस ऑन दोज थिंग्स, ताकि फजूल चीजों को अवॉइड करना है। ये जो मैं आपके सामने प्रपोजिशन की लिस्ट खोलूंगा, काइंड जो बता रहा हूँ, ये इनके स्ट्रक्चर के मुताबिक है कि उनका स्ट्रक्चर क्या है। आया वो वन वर्ड प्रपोजिशन है, आया वो ऐसा प्रपोजिशन है जो दो वर्ड से मिलके बना है, तो उनको क्या कहते हैं? ये काइंड आपके सामने लिखे हैं। सिंपल प्रपोजिशन हो गया, डबल प्रपोजिशन हो गया, कंपाउंड प्रपोजिशन हो गया, फ्रेज प्रपोजिशन हो गया, पार्टिसिपल प्रपोजिशन हो गया। तो भाई और बहनों, काइंड सिर्फ आपको स्ट्रक्चर बताने के लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज इस पे जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बार स्ट्रक्चर बताने के लिए बता रहा हूँ। सिंपल प्रपोजिशन किसे कहते हैं? वन वर्ड प्रपोजिशन जो कॉमन है, फॉर, विद, बाय, ऑन, इन, ओवर, अबव। अबव इसमें नहीं आना चाहिए बाय द वे, अबव को मैं आगे कैटेगराइज कर रहा हूँ। खैर यहाँ पे आगे देख लो, इन, ऑन, एट, फॉर, टू, बाय। कॉमन कॉमन जो प्रपोजिशन होते हैं उनको सिंपल प्रपोजिशन कहते हैं। दे आर एक्चुअली वन वर्ड प्रपोजिशन। होपफुली ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट वन की तरफ जाता हूँ। मैंने आपको ये प्रपोजिशन के नोट्स फॉरवर्ड नहीं किया है, इसलिए मैं आज फॉरवर्ड कर देता हूँ। याद दिलाए हाफिज साहब, मैंने प्रपोजिशन के नोट्स फॉरवर्ड करने हैं, ठीक है? एंड में याद दिलाएं आप, हाफिज साहब अगर मौजूद हो, याद दिलाना है बच्चे के, मैंने प्रपोजिशन के नोट्स फॉरवर्ड करने हैं। हाफिज साहब नहीं हो गए तो बाकी लोग मुझे याद दिला देना। डबल प्रपोजिशन किससे कहते हैं? भाई और बहनों, डबल प्रपोजिशन कहा जाता है वो प्रपोजिशन जो प्रपोजिशन से मिलकर बना हो। जैसे आउट ऑफ, फ्रॉम, विद इन, फ्रॉम, अंडर। ये वो प्रपोजिशन है जो एक से ज्यादा, दो प्रपोजिशन से मिलके बने। ध्यान में रखें, अल्फाज एक से ज्यादा हैं, लेकिन दोनों प्रपोजिशन होने चाहिए। ठीक है, दोनों प्रपोजिशन होने चाहिए। आउट ऑफ, ही इज आउट ऑफ द टाउन। तो आउट ऑफ क्या है? ये बाकायदा तौर पे डबल प्रपोजिशन है। ठीक है, इसके बाद आता है जी अगली काइंड, उसमें कंपाउंड प्रपोजिशन है। कंपाउंड प्रपोजिशन का और ध्यान में रखो, यहाँ पे कंपाउंड प्रपोजिशन बड़ा यूनिक है। इसमें क्या होता है? एक वर्ड होता है, एक लफ्ज से पहले आप क्या पुट करते हो? एक लफ्ज से पहले आप प्रीफिक्स पुट कर लेते हो। आपने क्या किया? लफ्ज से पहले प्रीफिक्स पुट किया, तो ये जो लफ्ज है इससे बन गया क्या? एक प्रपोजिशन। जैसे हो गया साइड, आपने क्या किया? इससे बी पुट कर दिया, तो बी और साइड को मिला के आपने क्या किया? एक प्रपोजिशन बना दिया, विच इज बिसाइड। इसमें अक्रॉस हो गया, अबव हो गया, अलोंग हो गया, अबाउट हो गया, बिफोर हो गया। ये कुछ ऐसे अल्फाज है जो इसमें आते हैं। ठीक है, तो आप ए बी ई इस तरह के अल्फाज इसमें ए एल वर्ड यूज करते, ए वर्ड यूज करते हो या बी ई वर्ड यूज करते हो।
ए वर्ड यूज करते हो या बी ई वर्ड यूज करते हो। आवाज क्लियर है बच्चे? यहां से फुल इंडिकेशन आ रहे हैं। ठीक है, आवाज यहां से क्लियर इंडिकेशन आ रहा है कि फुल है। तो भाई और बहनों जहन में रखो, वो प्रपोजिशन जो कि एक वर्ड के साथ आप बाकायदा तौर पर प्रपोजिशन ए या प्रपोजिशन बी अप्लाई करते हो, इससे बनते हैं। देन आते हैं जी नेक्स्ट वन, फ्रेज प्रपोजिशन। फ्रेज प्रपोजिशन में क्या है कि एक से ज्यादा अल्फाज होंगे। एक से ज्यादा अल्फाज होंगे, जहन में रखो, सारे के सारे वर्ड्स प्रपोजिशन नहीं होंगे। डबल प्रपोजिशन में क्या था, दोनों अल्फाज प्रपोजिशन थे। इसमें क्या है, सारे अल्फाज प्रपोजिशन नहीं होंगे। जैसे हो गया ऑन, ऑफ, बीच में मैंने लिखा क्या, अकाउंट, ऑन अकाउंट ऑफ। तो भाई और बहनों जहन में रखो, ऑन अकाउंट ऑफ में एक्चुअली में जाके ऑन प्रपोजिशन है, ऑफ प्रपोजिशन है, बट वर्ड अकाउंट प्रपोजिशन नहीं है। तो ऑन अकाउंट ऑफ के बारे में जहन में रखो। आवाज किस किस को क्लियर नहीं आ रही जी? यहाँ पे मुझे इंडिकेशन फुल शो हो रहा है। मुझे यहाँ पे इंडिकेशन फुल शो हो रहा है, क्या आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं? तीन अफराद कह रहे हैं वॉइस क्लियर नहीं है। बाकी सबको क्लियर आ रही है, मारिया बहन को क्लियर नहीं है एक। वकास साहब को क्लियर है, स्लो हो रही है। मैं सर, मैं कोशिश करता हूँ चिल्लाऊं। ठीक है, मेरा गला भी आज बैठा हुआ है। आज मैं बाकायदा तौर पे आप लोगों से छुट्टी लेने के लिए आया था, बट देन आई थॉट कि हम बहुत पीछे चल रहे हैं, तो हमें इस टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेना चाहिए। भाई और बहनों जहन में रखें, अब तेज आएगी, मैं कोशिश करता हूँ मजीद तेज बोलूं। भाई और बहनों जहन में रखो, फ्रेज प्रपोजिशन क्या होता है, ये मोर देन वन वर्ड प्रपोजिशन होता है। मोर देन वन वर्ड प्रपोजिशन होता है, और उसके बारे में जहन में रखो कि मोर देन वन वर्ड प्रपोजिशन तो होता है, इसमें सारे के सारे अल्फाज प्रपोजिशंस नहीं होते। मुख्तलिफ अल्फाज मिलकर प्रपोजिशन का काम करते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ में जैसे हो गया, इन कोर्स ऑफ में जैसे हो गया, ऑन द पॉइंट ऑफ में जैसे हो गया, ऑन द ब्रिंक ऑफ में जैसे हो गया, विद रेफरेंस टू में जैसे हो गया। तो पॉइंट ध्यान में रखो, ये मोर देन वन वर्ड से मिलके अगर प्रपोजिशन बनाया जाए। फिर आता है जी नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन कौन सा है भाई और बहनों? नेक्स्ट वन हमारे पास आता है पार्टिसिपल प्रपोजिशन, यानी वो प्रपोजिशन जो आईएनजी फॉर्म से बने हो। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी हो बट वर्ब ना हो। पेंडिंग हो गया, रिगार्डिंग हो गया, कंसीडरिंग हो गया, ड्यूरिंग हो गया। आप में से अक्सर लोगों को ये नहीं पता होगा कि प्रपोजिशन बाकायदा तौर पे आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब भी एज अ प्रपोजिशन काम कर सकता है। ये बात आपने जहन में रखनी है। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब बाकायदा तौर पे एज अ प्रपोजिशन काम कर सकता है, बट ये चंद अल्फाज है जो आपके सामने लिखे हैं। होपफुली क्लियर हो चुका होगा। क्लियर हुआ जी? काइंड्स क्लियर हुई? उम्मीद है भाई और बहनों काइंड्स क्लियर हो चुकी होंगी। दैट्स गुड जी, जबरदस्त हो गया। जी जी, ये बार जहन में रखिए, ये अल्फाज प्रपोजिशन है। जीरंड और पार्टिसिपल में बच्चे आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब एज अ नाउन काम करे उसको जीरंड कहते हैं। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब एज अ नाउन काम करे उसको जेरंड कहते हैं। जितने पठान यहाँ पे बैठे हैं, वैसे आगे का टॉपिक है, इसमें क्यों पूछ रहे हो? वर्बल, व्हेन वर्ब एक्ट्स एज अ बल पार्ट्स ऑफ स्पीच, जब वर्ब अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम करे। अगर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब एज अ नाउन काम करे तो इसको आप कहते हो जेरंड। अगर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब एज अ वर्ब काम करे, एज एन एडवर्ब काम करे, एज एन एडजेक्टिव काम करे, एज अ प्रपोजिशन काम करे, तो इसको पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, होपफुली क्लियर हो चुका होगा।
कंपाउंड दोबारा करा दूं बच्चे? भाई और बहनों, मेन जो टॉपिक है वो आगे है। ये बच्चे, कंपाउंड प्रपोजिशन में क्या होता है, वर्ड से पहले प्रीफिक्स लगा देते हो। प्रीफिक्स ए या बीई लगाओगे, ए या बीई लगाओगे। वो प्रपोजिशन जो एक लफ्ज से पहले वर्ड ऐड करने से बनते हैं, प्रीफिक्स ऐड से, या तो ए या तो बीई। अक्रॉस, अबव, बिफोर, ये जो अल्फाज हैं, इनको कंपाउंड प्रपोजिशन कहते हैं। आमतौर पे कंपाउंड उसको कहा जाता है जब एक से ज्यादा हो। प्रपोजिशन में ऐसा नहीं है। होपफुली जो क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं जी भाई और बहनों। भाई और बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रपोजिशन में कुछ ज्यादा मसले तो नहीं है, थोड़े बहुत है। उसका हमने बेड़ा गर्क किया हुआ है अच्छा खासा प्रपोजिशन का। प्रपोजिशन का बेड़ा कैसे गर्क किया, इसको क्लियर कराने के लिए सबसे पहले इसकी प्लेसमेंट बता दूं। आपको याद होगा, जैसे आपको एक दिन मैंने लिखा था, आई एम गोइंग इन। आई एम गोइंग इन में जाके ये जो लफ्ज इन था, ये क्या था, ये एडवर्ब था, अगर आपको याद हो। आई एम गोइंग इन में जाके लफ्ज इन जो है, अगर आपको याद हो, ये एडवर्ब था। तो भाई और बहनों, एडवर्ब की प्लेसमेंट, सॉरी प्रपोजिशन की प्लेसमेंट में पहली बात जो आपको क्लियर होनी चाहिए वो क्या है, कि प्रपोजिशन इज प्लेस्ड बिफोर इट्स ऑब्जेक्ट। प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट से पहले आता है। प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट से पहले आके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रिलेशनशिप बताता है, उनको कनेक्ट करता है, उनके रिलेशनशिप को बताता है। जैसे ही स्टूड फॉर मी, he stood beside me। तो preposition का नाम preposition क्यों है? Before object, it is prepositioned an object, it is placed before an object, therefore we call it preposition। So generally it is placed before an object। He stood for me, he stood besides me, he stood with me, he stood before me, he stood behind me। ठीक है, ये बात आपने जहन में रखनी है। दूसरा वाला, पहला वाला तो क्लियर होगा क्योंकि मैं ऑलरेडी भी बता चुका हूं। मैं अब बच्चे आगे भी प्लेसमेंट बता रहा हूँ, आगे भी प्लेसमेंट बता रहा हूँ। नेक्स्ट वन देखिए, ज्यादा फॉर्मल स्टाइल में क्या होगा, कि जब आप लफ्ज हूम इस्तेमाल कर रहे हो, लफ्ज हूम के इस्तेमाल में प्रेपोजिशन बाय या टू आ रहा हो, तो इसको आपने जुमले के शुरू में रखना है। पैसिवाइज जिसने किया हुआ है, वैसे मैंने पैसिवाइज नहीं करवाया, बट जो ऑलरेडी जानते हैं, हु टीच इंग्लिश, हु टीच इंग्लिश। अब इसका पैसिवाइज बनाओ तो कैसे बनेगा, इंग्लिश स्टार्ट बाय हूम, नहीं, आपने क्या करना है, बाय हूम, फिर क्या करना है, इज इंग्लिश, बाय हूम इज इंग्लिश टॉट। तो आप चेकआउट करें कि जब आप इसको पैसिवाइज में यूज कर रहे हो बाय हूम को, तो आपने जहन में रखना है कि बाय हूम को जुमले के शुरू में रखना है। तो इस हिसाब से जाके आपको दिखेगा कि कभी कभी जाके आपको इन मोर फॉर्मल स्टाइल preposition is placed before a question word whom। बट पॉइंट ध्यान में रखें, ये भी ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हो, तो यहाँ पे भी वही रूल आ रहा है, इट इज प्लेस्ड बिफोर एन ऑब्जेक्ट। बट डब्ल्यू एच वर्ड जो हूम है, ये जुमले के शुरू में ही आएगा, इसको जुमले के एंड में पुट नहीं करना। इज दिस क्लियर? लफ्ज हूम को जुमले के शुरू में ऐड करना होता है, तो इस वजह से बाय हूम या टू हूम आए, उसको अपने शुरू में ही पुट करना है, पैसिव वॉइस में। और अगर इसको एक्टिव वॉइस में लिखे जा रहे हो, whom आर यू टॉकिंग टू, एक्टिव वॉइस में लिखे जाए, ये स्लाइड में मौजूद नहीं, अभी जो बात बताने लगा हूं, अभी जो बात बताने लगा हूं ये स्लाइड में मौजूद नहीं, इसको भी जरा देख लो। मिसाल के तौर पे, यू आर टॉकिंग टू whom, इसके लिए आ जाए, whom आर यू टॉकिंग टू, whom आर यू टॉकिंग टू। इससे बेटर है कि बाय whom आर यू टॉकिंग कर लें, टू whom आर यू टॉकिंग।
बजाय इसके इस तरह से लिखें। स्टिल अगर आप ऐसे भी लिखते हो तो ध्यान में रखो, जो एंड पुट किया है ये असल में ऑब्जेक्ट के साथ आना था, लेकिन हुआ क्या, ऑब्जेक्ट आप एंड में, whom को एंड में आप पुट नहीं कर सकते, तो इसलिए अगर ये एंड में भी आ जाए तो जायज है। ठीक है, लेकिन बेटर क्या होगा, आप टू whom आर यू टॉकिंग कर ले, वो ज्यादा बेटर है। क्लियर है, whom के साथ ये जुमले के शुरू में आएगा इन मोर फॉर्मल स्टाइल। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर मैं एंड में पुट करता हूं तो मेरा जुमला फॉर्मल नहीं रहता। आपके जहन में होना चाहिए ना कि आपने इनफॉर्मल तो नहीं लिखना, आपने तो फॉर्मल लिखना है। तो उस हवाले से जहन में रखो, फॉर्मल लिखने के लिए आपको इसको शुरू में ही लिखना पड़ेगा। भाई और बहनों, मैंने कहा कि नोट्स में एक चीज मेंशन नहीं है, यहां पे मेंशन नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे, whom आर यू टॉकिंग टू, ये आपके सामने लिख रहा हूं, whom आर यू टॉकिंग टू। पॉइंट ध्यान में रखिए, जो जुमला आपके सामने मैंने अब टाइप किया, ये जो जुमला है इसमें ये प्रपोजिशन एंड में आ रहा है। अब ये एंड में तो आ रहा है, स्टिल ये प्रपोजिशन ही होगा। क्यों प्रपोजिशन होगा, क्योंकि इसके बाद आना चाहिए था whom। अब जहन में रखिए, इसका ऑब्जेक्ट क्या है इस जुमले का, इस जुमले का ऑब्जेक्ट है whom, लेकिन ये डब्ल्यू एच वर्ड है जिससे सवाल पूछा जा रहा है। तो डब्ल्यू एच वर्ड जिससे सवाल पूछा जा रहा हो, इसको जुमले के एंड में पुट नहीं कर सकते, आपको इसको जुमले के शुरू में पुट करना पड़ेगा। असल में है यू आर टॉकिंग टू whom, तो whom आर यू टॉकिंग टू। तो मैंने कहा अगर इस तरह से जुमला आ जाए whom आर यू टॉकिंग टू, तो इसमें जो टू आ रहा है वो प्रपोजिशन ही है। फैक्टर क्या होगा कि आपने इसको जुमले के शुरू में यूज करना है। टू whom आर यू टॉकिंग टू, टू whom आर यू टॉकिंग, सॉरी, टू whom आर यू टॉकिंग, ये ज्यादा बेटर है। ठीक है, ये बात आपके जहन में होनी चाहिए, टू whom आर यू टॉकिंग। भाई और बहनों, ये वाला होपफुली आपको क्लियर हो चुका होगा, ये वाला होपफुली क्लियर हो चुका होगा। एक आखिरी चीज रहेगी प्लेसमेंट के हवाले से, वन लास्ट थिंग, जस्ट वन लास्ट थिंग। बच्चे पुराने लेक्चर मिले नहीं मिले, ये बताओ, पुराने लेक्चर मिले नहीं मिले, जल्दी से हाफिज साहब जल्दी बताएं। नहीं मिले, मैंने कब से भिजवाए हैं। अच्छा जी, मैं भाई और बहनों जहन में रखें, सर यहीं पे बैठे हैं, अभी आप लोगों को भिजवा देंगे। यहीं पे बैठे हैं बेटे बेटा, वो कह रहे हैं मैं इधर ही से भिजवा रहा हूँ, कि मैंने वो पहले से भिजवा दी है। नेक्स्ट वन आ रहा है जी, प्लेसमेंट ऑफ preposition इन द एंड ऑफ योर सेंटेंस। पॉइंट ध्यान में रखें, कभी कभार whom को छोड़ के when, where, why एंड how, ये जो अल्फाज है, इसको आप बाकायदा तौर पे एंड में पुट कर सकते, इनके साथ प्रपोजिशन को एंड में पुट कर सकते हो। कभी कभार प्रपोजिशन जुमले के एंड में भी आ सकते हैं। दो पॉसिबिलिटीज है, सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज, जस्ट टू पॉसिबिलिटीज। दो पॉसिबिलिटीज क्या है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि वो क्वेश्चन जो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो रहे हों, अगर उनके एंड में जाके आ जाए प्रपोजिशन, तो वो प्रपोजिशन का काम ही करेगा। अगर जुमले में को डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो और एंड में प्रपोजिशन आ जाए, तो वो प्रपोजिशन प्रपोजिशन ही होगा। शर्त नंबर एक हुई, कंडीशन नंबर वन हुई। कंडीशन नंबर टू देखो भाई और बहनों, अगर आप फुल इंफिनिटिव इस्तेमाल कर रहे हो, फुल इंफिनिटिव कैसे कहते हैं, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये जो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसको फुल इंफिनिटिव कहते हैं। ठीक है, अगर आपके जुमले में फुल इंफिनिटिव इस्तेमाल हो, तो जहन में रखो इसके बाद अगर प्रपोजिशन आ जाए
और उसके बाद ऑब्जेक्ट ना हो, तो आप बाकायदा तौर पे इसको कंसीडर करोगे प्रेपोजिशन। इन दो शराइत को छोड़ के अगर कहीं पे जुमले के एंड में प्रेपोजिशन आ जाए तो वो प्रेपोजिशन नहीं होगा। मैंने कहा दो शराइत है। शर्त नंबर एक क्या है कि अगर आपका सवाल WH वर्ड से पूछा जा रहा हो, एंड में प्रेपोजिशन आ जाए, तो एंड वाला प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन ही होगा। दूसरी बात मैंने कही कि अगर आपके जुमले में फुल इंफिनिटिव इस्तेमाल हो और फुल इंफिनिटिव के बाद प्रेपोजिशन आए, तो वो फुल इंफिनिटिव के बाद जो प्रेपोजिशन होगा वो प्रेपोजिशन ही होगा। इसके अलावा अगर इस तरह से हो तो वो जो प्रेपोजिशन एंड में आ रहा है वो प्रेपोजिशन नहीं होगा, वो मोस्ट प्रोबेबली एडवर्ब हो सकता है। ठीक है, वो क्या हो सकता है? वो एडवर्ब हो सकता है। होपफुली भाई और बहनों ये क्लियर होगा। होपफुली ये बात क्लियर हो चुकी होगी। मैंने कहा बच्चे, भाई और बहनों, अगर प्रपोजिशन एंड में आ जाए, उसके बाद ऑब्जेक्ट ना हो, विदाउट ऑब्जेक्ट आए, तो वो एडवर्ब होगा। ठीक है, तो वो क्या होगा? एडवर्ब होगा। मैंने कहा, गौर से सुन लीजिए दोबारा से। मैंने कहा कि अगर प्रपोजिशन जुमले के एंड में आ जाए, जैसे लफ्ज इन आ गया, एंड में आ जाए और इसके बाद ऑब्जेक्ट ना हो, तो ये प्रपोजिशन नहीं होगा, एडवर्ब होगा। अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो ये क्या होगा? एडवर्ब होगा। अगर ऑब्जेक्ट आ जाए, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने एक जुमला लिखा इन के साथ, मैं इन लिखा और इन के बाद ऑब्जेक्ट भी आ गया, तो पॉइंट ध्यान में रखें, अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट आ जाए तो ये लफ्ज इन क्या होगा? ये प्रपोजिशन ही होगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इन क्या होगा? एडवर्ब होगा। फिर मैंने कहा कि ध्यान में रखे, कभी कभार ऐसे होता है कि लफ्ज प्रपोजिशन एंड में तो आ जाता है, लेकिन वो एडवर्ब का नहीं बल्कि प्रपोजिशन का ही काम करता है। तो कब ऐसे होगा? भाई और बहनों, रूल नंबर 1, अगर सवाल पूछा जा रहा है WH वर्ड से और प्रपोजिशन आखिर में आ जाए, तो वो प्रपोजिशन ही होगा, एडवर्ब नहीं होगा। दूसरा रूल क्या है? अगर फुल इंफिनिटिव के बाद प्रपोजिशन आ जाए, फुल इंफिनिटिव के बाद जो प्रपोजिशन आता है वो प्रपोजिशन ही होता है। फुल इंफिनिटिव कैसे कहते हैं? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को फुल इंफिनिटिव कहते हैं। तो टू राइट जो है ये फुल इंफिनिटिव हुआ, इसके बाद जो विद आया है ये प्रपोजिशन ही है। होपफुली अब क्लियर हो चुका होगा। ये सामने एग्जांपल लिखी हुई है ना सर, आई हैव नो पेन टू राइट विद। और तुम लोग स्लाइड्स देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? ये सामने एग्जांपल लिखी है ना सर, ये देखिए, आई हैव नो पेन टू राइट विद। ये देखिए, वेयर हैज ही कम फ्रॉम। तुम लोग बाकी स्लाइड देख रहे हो, एग्जांपल यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, एग्जाम्पल मौजूद है सर, वहां पे एग्जाम्पल के साथ है। ये रूल में उधरी जो एग्जाम्पल मौजूद है उसके हिसाब से क्लियर करा। आई हैव नो पेन टू राइट विथ। आई हैव नो फ्रेंड टू टॉक टू, सो यू कैन यूज अदर एज वेल। भाई और बहनों, तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं। एट व्हाट टाइम आर उर्दू क्लास स्टार्ट्स? हमारी उर्दू की क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है? कल हम लोगों ने जो कैरी करना उसको लेके जा रहा हूँ।